नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। चाइना वाच में आपका स्वागत है। चलिए चीन होकर आते हैं। पहले सुनिए सप्ताह की बड़ी खबरें। चीन से नजदीकी रिश्ते रखने वाले नॉर्थ कोरिया ने एक हफ्ते में 2 बार बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू होने वाला है। क्या चल रहा है वहां, समझेंगे। इंडोनेशिया की नौसेना ने पहली बार चीन के साथ मिलकर ताइवान के पूर्वी हिस्से में एक नौसेना अभ्यास किया है। यह अभ्यास इंडो पैसिफिक एकजुटता की यानी क्वाड की बड़ी परीक्षा है। जुलाई में चीन के निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे, लेकिन कारों की बिक्री बुरी तरह टूट गई। रोबोटिक्स की दुनिया में चीन में कुछ ऐसा हुआ है जिससे लोग चौंक गए हैं और दुनिया का एकमात्र स्पेस स्टेशन जो अब चीन का है, जहां कोई नहीं जा पाता। और हां, जू रोंगजी नहीं रहे, चीन के वो प्रीमियर जिन्होंने देश को WTO में शामिल किया और चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बना दिया। और आपकी ब्यूटी शेल्फ पर जो एक सीरम रखा है ना, उसके पीछे एक चीनी कहानी है जो आज सुनाएंगे। और मिलेंगे एक ऐसे एडमिरल से जो वास्को डिगामा से 90 साल पहले भारत आए थे 317 जहाजों के साथ। शुरू करते हैं बोनस का चाइना वाच। पहला हिस्सा जियोपॉलिटिक्स का, और इसमें इस हफ्ते 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है 6 अगस्त और फिर 11 और 12 अगस्त को नॉर्थ कोरिया ने एक ही हफ्ते में 2 बार बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। दोनों बार पूर्वी तट के वॉनसान इलाके में। दूसरी मिसाइल करीब 700 किलोमीटर से ज्यादा दूर उड़ी और ईस्टर्न सी में जाकर गिरी। कारण क्या था? कारण यह कि 17 अगस्त को अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच एक सैन्य अभ्यास शुरू होने वाला है, जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। उत्तर कोरिया इसे खुद पर आक्रमण का पूर्वाभ्यास कहता है और हर बार जब यह अभ्यास होने वाला होता है, नॉर्थ कोरिया मिसाइल से जवाब देता है। अब यहां चीन की भूमिका समझिए। चीन ही उत्तर कोरिया की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा है। उत्तर कोरिया का नॉर्थ कोरिया का 95% कारोबार चीन से होता है। किम जोंग उन जो भी करते हैं उसमें बीजिंग की मौन सहमति होती है, इसलिए मिसाइल छोड़ी गई और चीन ने इस बार भी कोई निंदा नहीं की। नॉर्थ कोरिया, चाइना और पाकिस्तान की एक धुरी है। तीनों न्यूक्लियर हथियार से लैस हैं और 2 भारत के पड़ोस में हैं। सनद रहे कि एशिया की कूटनीति तेजी से बदल रही है। दूसरी खबर, 12 अगस्त 2026 को बीजिंग में एक युग का अंत हुआ। वास्तव में एक युग का अंत था। चीन के पूर्व प्रीमियर झू रोंगजी का निधन हो गया। उनकी आयु 98 वर्ष थी और उन्हें चीन का आर्थिक जार कहा जाता था। 1998 से 2003 तक वो चाइना के प्रधानमंत्री रहे। उनकी सबसे बड़ी विरासत ये थी कि उन्होंने 2001 में चीन को WTO में शामिल कराया। उसके बाद क्या हुआ ये सब हम जानते हैं। चीन का निर्यात अगले 20 वर्षों में 10 गुना बढ़ा और चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन गया। झू ने सरकारी कंपनियों में बड़े पैमाने पर छटनी की। करीब 4 करोड़ नौकरियां गईं। लोगों ने विरोध किया, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था चुस्त हुई। 1997-98 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई, पूरा एशिया डूब रहा था, तब झू रोंगजी ने चीन को स्थिर रखा। भारत को याद रखना चाहिए कि चीन जिस पर आज भारत की सबसे बड़ी आयात निर्भरता है, उसकी व्यापार ताकत झू रोंगजी ने बनाई थी। और अब तीसरी खबर, अब तो तय हो गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बिश्केक जाएंगे, जहां शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की शिखर बैठक हो रही है। यहां भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, क्योंकि भारत भी चीन की अगुवाई वाले संगठन का सदस्य है। भारत इस वक्त चीन को रिझा रहा है, लुभा रहा है। गलवान की घटना के बाद संबंध तनावपूर्ण हुए थे, मगर हाल में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि चीन के साथ रिश्ते अब सामान्य हो रहे हैं। मोदी की बिश्केक यात्रा की पृष्ठभूमि में यह खबर जानना जरूरी है कि भारत ने प्रेस नोट 3 में संशोधन किया है। 2020 में जब गलवान में चीन के साथ झड़प हुई थी, तब इसी प्रेस नोट के तहत भारत में चीनी निवेश को रोका गया था। लेकिन अब चीनी कंपनियां भारतीय कंपनियों में 10% तक नॉन कंट्रोलिंग हिस्सेदारी ले सकेंगी, जिसके लिए सरकार की मंजूरी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड्स, सोलर जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स में आने वाले प्रस्तावों को भारत सरकार 60 दिन में मंजूरी देगी। बिश्केक में मोदी और शी की मुलाकात पर नजर रखिएगा। खासतौर पर चीन क्या बयान देता है, इस पर निगाहें रहनी चाहिए। और अब चलते हैं दूसरे हिस्से में, सुरक्षा की तरफ। सुरक्षा में इस हफ्ते 2 बड़ी खबरें हैं। पहली और सबसे बड़ी खबर है ताइवान से। ताइवान के पूर्व में चीन और इंडोनेशिया एक बड़ा नौसेना अभ्यास करने वाले हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब चीन और इंडोनेशिया इस क्षेत्र में किसी नौसैनिक ड्रिल में शामिल हो रहे हैं। चीन के CGTN ने इसकी पुष्टि की है। मध्य अगस्त में PLA का फ्रिगेट होंगे और इंडोनेशिया का फ्रिगेट KRI गुस्ती नौगरथ राय
यहाँ समुद्र में ताइवान के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में एक युद्ध की कसरत करेंगे। ध्यान दीजिए, वो समुद्री इलाका है जहां किसी विदेशी नौसेना ने चीन के साथ मिलकर कभी अभ्यास नहीं किया था। ताइवान ने इसे खतरनाक बताया है। इंडोनेशिया ने कहा कि ये रूटीन सैनिक गतिविधि है। चीन का संदेश था कि ताइवान के पूर्व का समुद्र हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसलिए वहां हम अभ्यास कर सकते हैं। भारत के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। समझिए ये तथ्य, इंडोनेशिया क्वाड में भारत का पार्टनर है और वही इंडोनेशिया चीन के साथ ताइवान के पास नौसैनिक ताकत को चुस्त कर रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि इंडो पैसिफिक में बड़ी एकजुटता है, उन्हें इस अभ्यास को करीब से देखना चाहिए, क्योंकि यहां क्वाड की एकजुटता बिखरती दिख रही है। दूसरी खबर, ताइवान की सरकार ने एक बड़ा सनसनीखेज आंकड़ा जारी किया। सरकार के साइबर सुरक्षा विभाग ने बताया कि चाइना रोज औसतन 26 लाख साइबर इंट्रूजन अटेम्प्ट्स करता है। यानी सरकारी नेटवर्क, पावर ग्रिड, बंदरगाह, कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर लगातार साइबर हमले हो रहे हैं जो चीन की तरफ से किए जाते हैं। ये काइनेटिक वार यानी असली जंग से पहले की डिजिटल घेराबंदी है। आपको याद होगा कि गलवान के बाद भारत के पावर ग्रिड पर भी चाइना के साइबर अटैक हुए थे। चीन की साइबर वार की ताकत बेहद मजबूत है और इस वक्त ताइवान उसका सबसे बड़ा निशाना है। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। अर्थव्यवस्था में इस हफ्ते अलग अलग रंग की खबरें हैं। पहली खबर ये कि चीन का निर्यात जुलाई में सालाना आधार पर करीब 24% बढ़ा। यह अनुमान से ज्यादा था। जुलाई का ट्रेड सरप्लस करीब 112.5 बिलियन डॉलर रहा, जो जून की तुलना में कुछ कम था मगर अनुमानों से ज्यादा था। मगर जुलाई का पीएमआई 49.2 था, यानी 50 से नीचे, जो ये बताता है कि चीन में फैक्ट्री उत्पादन गिर रहा है। अब एक तरफ फैक्ट्री उत्पादन घट रहा है, दूसरी तरफ निर्यात दहाड़ रहा है। यह एक ऐसा पैराडॉक्स है जो चीन की अर्थव्यवस्था को समझना मुश्किल बनाता है। अब दूसरी खबर जो इसी से जुड़ती है, जुलाई में चीन का सेमीकंडक्टर निर्यात 117% बढ़ा और यह बढ़ोतरी वैल्यू में है, यानी निर्यात की कुल कीमत में है। इस साल की पहली छमाही में चीन का चिप एक्सपोर्ट अगर मूल्य के हिसाब से देखें तो दोगुना हो गया। चीन के हाईटेक एक्सपोर्ट्स करीब 40 से 41% की दर से बढ़ रहे हैं। कारण यह है कि दुनिया में एआई सेंटर बन रहे हैं और उनके लिए चिप्स चाहिए। चीन की CXMT अब HBM मेमोरी की सबसे बड़ी सप्लायर बन रही है। अमेरिका के चिप बैन का नतीजा यहां पर उल्टा पड़ रहा है। अमेरिका ने चिप के आयात पर चाइना में प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन चीन ने खुद अपने चिप बना ली हैं और निर्यात भी कर रहा है। तीसरी खबर बिल्कुल दूसरे ही मिजाज की है और पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है। चाइना में कारें नहीं बिक रही हैं। 2026 में चीन का कुल ऑटो मार्केट करीब करीब 20 से 21 मिलियन कारों का होगा। पिछले साल ये 23.7 मिलियन कारों का था, यानी करीब करीब 24 मिलियन कारें बिकी थी। पिछले साल की तुलना में चीन में कारों की बिक्री में 20% की गिरावट आई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री भी सालाना आधार पर करीब 14% टूटी है। आइस यानी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां तो 39% कम बिकी हैं। इसकी वजह यह है कि सरकारी सब्सिडी घट गई है, अर्थव्यवस्था सुस्त है और मांग कम है। लेकिन यहां कार के आंकड़ों में एक ट्विस्ट है जिसे पकड़ना जरूरी है। NEV यानी न्यू एनर्जी व्हीकल्स का बाजार में हिस्सा अब रिकॉर्ड 65% से ऊपर निकल गया है। यानी चीन में जो नई गाड़ियां बिक रही हैं उनमें ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन हैं। बाजार के आंकड़े करीब से पढ़िए तो पता चलता है कि पेट्रोल डीजल वाला बाजार, यानी पेट्रोल डीजल की कारों वाला बाजार अब टूट रहा है। अगर आप ईवी उत्साही हैं तो कह सकते हैं कि यह बाजार खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। अब तकनीक की गली में चलते हैं। तकनीक के हिस्से में इस हफ्ते 2 खबरें हैं और दोनों ही काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पहली खबर बड़ी जबरदस्त है। क्या आपको अंदाज है कि चीन की रोबोटिक्स महत्वाकांक्षाएं कहां पहुंच रही हैं? 6 अगस्त को ब्लूमबर्ग ने खबर दी। हांगजू की एक कंपनी है यूनिटी रोबोटिक्स, जो शंघाई के स्टार मार्केट में IPO लेकर आई। इसका वैल्यूएशन था $9 बिलियन। 10 अगस्त को इसका सब्सक्रिप्शन खुला। रिटेल इन्वेस्टर ने 5,526 गुना ज्यादा पैसा लगाया, यानी एक शेयर के लिए 5,000 से ज्यादा आवेदन आए और यह बन गया चीन के इतिहास का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड IPO। यूनिटी वही कंपनी है जिसके जियोटो रोबोट आपने जरूर देखे होंगे, इसके वीडियो देखे होंगे। वो कुत्ते जैसा रोबोट जो दौड़ता है, कूदता है और सीढ़ियां चढ़ता है। ये कंपनी अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रही है, मनुष्यों जैसे रोबोट्स। 2025 में यूनिटी ने करीब 5,500 ह्यूमनॉइड रोबोट्स बेचे थे। इसका रेवेन्यू 4 गुना बढ़ा, अब 1.7 बिलियन युआन है। अगले रविवार 19 अगस्त को बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2026 शुरू होगी। यहाँ 300 से ज्यादा कंपनियां आ रही हैं, 2000 से ज्यादा रोबो प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे। करीब करीब 150 से 200 नए रोबो प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। यहाँ पहली बार सरकारी कंपनियों का एक अलग पैवेलियन होने वाला है। चीन का सरकारी रेगुलेटर, जिसे सासैक कहते हैं, वो यहाँ पर एक सेंट्रल एंटरप्राइज रोबोटिक्स इनोवेशन कंसोर्टियम लॉन्च करेगा।
सनद रहे कि 2025 में दुनिया के 90% ह्यूमनॉइड रोबोट्स चीन से आए थे। इस साल की पहली तिमाही में चीन का रोबो निर्यात 200% से ज्यादा बढ़ा है। अब तकनीक की गली से दूसरी खबर यह भी अनोखी है। चीन का तियानगांग स्पेस स्टेशन 2022 में पूरा हुआ था। आपने ये हेडलाइन भी सुनी होगी। इसमें 3 मॉड्यूल्स थे। यहां हमेशा 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। खास बात यह है कि दुनिया का प्रमुख इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस 2030 में रिटायर होने वाला है और उसके बाद अंतरिक्ष में तियानगांग ही एक अकेला मल्टी मॉड्यूल स्पेस स्टेशन रहेगा। नासा ने चाइना को आईएसएस से बाहर रखा था। कांग्रेस ने 2011 में कानून पास किया था और इससे तय किया था कि चीन इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं होगा। चीन ने अपना स्पेस स्टेशन बना लिया। आज दुनिया के 17 देशों के प्रयोग इसी तियानगांग स्पेस स्टेशन पर चल रहे हैं। ये चीन की स्पेस डिप्लोमेसी का नया मोर्चा है। और अब चलते हैं चीनी समाज से मिलने और देखते हैं वहां नया क्या है। चीन के पॉपुलर कल्चर से इस हफ्ते एक बड़ी दिलचस्प कहानी निकली है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट शिन्हुआ ने लिखा है कि चीन में एक नया ट्रेंड वायरल हो रहा है। चीनी युवा खुद को ओल्ड स्कूल ह्यूमंस कहने लगे हैं। चीन की सोशल मीडिया वाली तेज भागदौड़ की दुनिया में अब वहां के युवा धीमी और सहज जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। घर पर रहो, खुद खाना पकाओ, किताबें पढ़ो, कम खरीदो। इस तरीके की कहानियां सोशल मीडिया पर 1 अरब व्यूज का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चाइना का यह तीसरा यूथ रेबेलियन मूवमेंट है। 2021 में युवा लाइंग फ्लैट अभियान लेकर आए थे, यानी मेहनत करना रोक दिया गया था। 2022 में जो अभियान आया था उसे लेट इट रॉट कहा गया था, यानी अब युवाओं के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। और अब 2026 में ओल्ड स्कूल ह्यूमंस का ट्रेंड आया है, यानी सादगी का जीवन। इन तीनों की जड़ एक ही है, बढ़ती आर्थिक असमानता, कम होते रोजगार और चीन में समृद्धि जो अब सबको नहीं मिलती। और अब चलिए चलते हैं चीन के बाजार। आज हमारी यात्रा पहुंच रही है शेंजन के हाक्यांबे शहर में। इसका नाम कुछ कठिन है, मगर ये बाजार इस वक्त ग्राहकों से भरा है। शेंजन का हाक्यांबे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल मार्केट है। 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ वो सब मिलता है जिसे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। आपके कान में जो ईयरबड है, या आपके फोन का कवर, या आपके घर में लगी एलईडी लाइट, या कि फोन का चार्जर, हो सकता है सब इसी हाक्यांबे से आया हो। छोटे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स का गढ़ है ये बाजार। यहाँ की खासियत है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी बेहद कम क्वांटिटी के मात्रा के ऑर्डर यहाँ दिए जा सकते हैं। यहाँ सैंपल 2-3 दिन में मिल जाते हैं और प्राइस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक है, सबसे कम है। भारत में दिल्ली का नेहरू प्लेस, मुंबई का हीरा पन्ना, चेन्नई का रिची स्ट्रीट, इन तीनों बाजारों के थोक विक्रेता इसी हाक्यांबे में आते हैं और यहाँ से सामान ले जाते हैं। तो जब आप अगला इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदें तो याद रखिएगा कि शायद वो हाक्यांबे से आया होगा। और अब चीन की एक चौंकाने वाली कामयाबी, चाइना नंबर 1। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। यह किस्सा उठता है आपकी ब्यूटी शेल्फ से। वो सीरम जो आपने कल रात अपने चेहरे पर लगाया था उसमें हाइलुरोनिक एसिड था और शायद विटामिन सी भी था, और इन दोनों के पीछे एक दास्तान है। 1990 के दशक में हाइलुरोनिक एसिड इतना महंगा था कि सिर्फ आंख की सर्जरी में इस्तेमाल होता था। कीमत थी $1,00,000 प्रति किलोग्राम। वजह यह थी कि इसे मुर्गे की लाल कलगी से निकाला जाता था। फिर एक कंपनी आई चीन की जिसका नाम था ब्लूमेज बायोटेक, और इसने बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की मदद से हाइलुरोनिक एसिड को इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाना शुरू कर दिया। और इस औद्योगिक उत्पादन से इस एसिड की कीमत $1,00,000 से गिरकर अब $100 से $200 प्रति किलोग्राम हो गई है। 99% सस्ता हो गया है एसिड। नतीजा यह हुआ कि दुनिया का सबसे महंगा ब्यूटी केमिकल आज हर मॉइस्चराइजर और सीरम का हिस्सा हो गया है। चीन की ब्लूमेज बायोटेक अकेले दुनिया का 80% हाइलुरोनिक एसिड बनाती है। यही कहानी विटामिन सी की भी है। चीन दुनिया का 90% विटामिन सी बनाता है और अभी इतना सस्ता हो गया है कि इसे हर सप्लीमेंट और फेस सीरम में मिलाया जाता है। तो आज आप जिन ब्यूटी केमिकल्स के नाम रोज इंस्टाग्राम पर सुनते हैं, जैसे कि नियासिनामाइड, साइट्रिक एसिड, बायोटिन, इन सब में चीन ने एक के बाद एक बड़े पैमाने पर उत्पादन स्थापित किया, कीमतें तोड़ी और अब इनके बाजारों में मोनोपोली बना ली है। फार्मूला यकीनन चीन का नहीं था, लेकिन स्केल यानी विशाल स्तर पर उत्पादन चीन का ही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी ब्यूटी शेल्फ पर आज वो सीरम नहीं होते जिन्होंने ग्लोबल ब्यूटी मार्केट को बदल दिया है। और अब हम आ गए हैं इतिहास के गलियारे में। इतिहास के गलियारे में आज हम मिलेंगे एक एडमिरल से जो वास्को डी गामा से 90 साल पहले भारत आया था, और उसका जहाजी बेड़ा वास्को डी गामा से करीब 300 गुना ज्यादा बड़ा था। उसका नाम था झेंगी। 1405 ईस्वी की बात है। चीन में मिंग डायनेस्टी का शासन था। यंगल सम्राट ने एक अनोखे अभियान का आदेश दिया।
317 जहाजों का एक बेड़ा बनाया गया। 27,000 लोग थे। 137 मीटर लंबा जहाज, जो कि कोलंबस के जहाज से भी 5 गुना बड़ा था। इसके साथ झेंगी ने 7 महान यात्राएं की। साउथ ईस्ट एशिया में, श्रीलंका में, कालीकट यानी आज के केरला में, अरब में और पूर्वी अफ्रीका में मालिंदी तक यानी केन्या तक। अब जरा तुलना करिए। वास्को डी गामा 1498 में जब कालीकट पहुंचा तब केवल 3 जहाज थे, 170 लोग थे। झेंगी जब 1405 में कालीकट आया था तो 317 जहाजों के साथ था, 93 साल पहले। कालीकट के राजा जैमुरिन ने झेंगी के बेड़े को देखकर हैरानी जाहिर की। यहां चीन ने कारोबार स्थापित किया। कहते हैं कि केरल के तट पर इस्तेमाल होने वाले मछली पकड़ने के विशाल जाल इस यात्रा में चीन के साथ कालीकट आए थे। लेकिन 1433 में अचानक सब बंद हो गया। चीन के नए सम्राट शुआन ने समुद्री यात्राएं रोक दी, बाहर की दुनिया से रिश्ता तोड़ दिया और चीन अपने में सिमट गया। ठीक इसी वक्त यूरोप ने अपनी समुद्री यात्राएं शुरू की थी। उसके बाद पुर्तगाल, डच, स्पेन और ब्रिटेन ने दुनिया का नक्शा तब्दील कर दिया। अगर चीन 1433 में नहीं रुकता, अपने दरवाजे बंद नहीं करता, तो शायद आज दुनिया की तस्वीर कुछ और ही होती। झेंगी की याद इस सप्ताह में यूं आई क्योंकि चीन और इंडोनेशिया ताइवान के पूर्व में एक नौसैनिक अभ्यास करने वाले हैं। यह अभ्यास चीन की उसी समुद्री महत्वाकांक्षा का आधुनिक अवतार है जो 1433 में रोक दी गई थी। तो इस हफ्ते चाइना वॉच में इतना ही। आप बताइए कैसा लगा यह बुलेटिन। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। बने रहिए बोनस के साथ।